क्या अभी भी ब्लॉगिंग की वही वर्थ है जो आज से कुछ साल पहले थी? ये सवाल आप में से अक्सर लोगों के ज़हनों में होगा, क्योंकि रिसेंटली मार्च में आने वाली अपडेट ने ब्लॉगर्स को बहुत डरा दिया है और इस अपडेट के बाद से बहुत साइट्स गूगल पर डाउन जा चुकी हैं और शुरू में तो ब्लॉगर्स को मालूम भी नहीं था कि गूगल इनकी वेबसाइट को क्यों डी-रैंक कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये मालूम होता गया कि वो कौन सी ऐसी गलतियां थी जो इन वेबसाइट ओनर्स ने परफॉर्म की थी, जिनकी वजह से गूगल ने इनकी वेबसाइट्स को डी-रैंक कर दिया था। जाने अनजाने में जिन लोगों की वेबसाइट पर ये मिस्टेक्स नहीं थी, मार्च अपडेट के बाद से इन वेबसाइट्स को अच्छा खासा बूस्ट मिला। अगर आप भी वो मिस्टेक्स जानना चाहते हैं और अपने ब्लॉग को एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, क्या अब आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या अगर पहले से ही आप इस फील्ड में मौजूद है और कंफ्यूज है कि क्या आपको ये कैरियर परस्यू करना चाहिए या नहीं, तो लेट मी टेल यू गाइस, जी हाँ, ब्लॉगिंग की अभी भी वही वर्थ है जो इससे पहले थी, बल्कि अब तो इस फील्ड का एंट्री बैरियर भी क्रॉस करना पहले की निस्बत बहुत ज्यादा आसान है। और मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको इस इंडस्ट्री में इन हो जाना चाहिए, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म एफर्ट तो है, लेकिन एक साल के बाद आपकी वही वेबसाइट 14 से 15 लाख पाकिस्तानी रुपीस के अंदर सेल हो सकती है। ये सब तो थ्योरेटिकल बातें ही रहेगी अगर मैं आपको प्रूफ ना करके दिखाऊं कि गूगल पर अभी भी ऐसी साइट्स मौजूद है जो वीक होने के बावजूद गूगल से गुड चंक ऑफ इनकम जनरेट करवा रही हैं। तो स्क्रीन पर चलते हुए एक वेबसाइट को एनालाइज करते हुए ब्लॉगिंग की वर्थ से रिलेटेड आपके तमाम डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन। गाइस, तो इस टाइम आप स्क्रीन पर एक साइट देख रहे होंगे और इस साइट की अगर नीच की बात की जाए तो ये साइट पेरेंटिंग और बेबी केयर के ऊपर है। और अगर आप इस साइट की एज देखना चाहते हैं तो मैंने इस साइट के यूआरएल को किया कॉपी, अपने पास सैमरश पे आकर लिंक पेस्ट कर दिया। इसके एनालिटिक्स को थोड़ा सा लोड होने देते हैं। यहाँ पर आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि ये साइट पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट की गई थी। जी हाँ, ये साइट पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट की गई थी और अभी अप्रैल 2024 चल रहा है और एक साल के अंदर ये साइट गूगल से 52,800 ट्रैफिक जनरेट करवा रही है। क्योंकि एज अ ब्लॉगर हमारा मेन फोकस होता है या हम यूएसए या यूके की ट्रैफिक को टारगेट करें, तो यहाँ पर अगर हम इसकी यूएसए की ट्रैफिक भी देखें तो ये साइट यूएसए से 22.2K ट्रैफिक जनरेट करवा रही है और उसके अलावा फिलीपाइंस और इंडिया और बाकी कंट्रीज से भी ये ट्रैफिक जनरेट कर रही है। अब आप अपनी वेबसाइट को जिन मल्टीपल मेथड्स के जरिए मोनेटाइज कर सकते हैं उनमें से एक है हमारे पास एड नेटवर्क, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर को एड दिखाकर कमीशन अर्न करते हैं। और दूसरा है हमारे पास प्रमोशन ऑफ एफिलिएट प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हुए उनके सेल होने पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न करते हैं। अब ये देखने के लिए कि ये वेबसाइट एड नेटवर्क के जरिए कितना कमीशन अर्न कर रही है, हम सिर्फ यूएसए की ट्रैफिक पर फोकस करते हैं और बाकी मुल्कों की ट्रैफिक को इग्नोर कर देते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि यूएसए, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज की ट्रैफिक पर हर एड नेटवर्क्स हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन प्रोवाइड करता है। इन कंट्रीज में प्रोडक्ट परचेज रेशो और प्रॉफिट्स बाकी मुल्कों की निस्बत ज्यादा होता है, इसीलिए तमाम एड नेटवर्क्स इन मुल्कों से आने वाली ट्रैफिक पर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये वेबसाइट यूएसए से 22K ट्रैफिक ग्रैब कर रही है। कुछ सिंपल कैलकुलेशंस के जरिए देखते हैं कि ये वेबसाइट एडसेंस और इजोइक एड नेटवर्क के जरिए कितने पैसे जनरेट कर रही होगी। अब स्टार्टिंग में आप अपनी वेबसाइट को छोटे एड नेटवर्क्स के जरिए मोनेटाइज करते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन इजी और लिमिटेड होती है। अब जिन दो एड नेटवर्क्स का इस्तेमाल आप स्टार्ट में अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवाने के लिए करते हैं उनमें से एक हमारे पास होता है एडसेंस, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास होता है एडसेंस, और दूसरा हमारे पास होता है इजोइक। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इस वेबसाइट की ट्रैफिक मेंशन की है 22,000। तो देखते हैं एडसेंस से ये कितने पैसे जनरेट कर रही होगी। अगर देखा जाए तो एडसेंस हमें 1000 विजिटर्स के ऊपर, और ये यूएसए की ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, अगर यूएसए से हमें 1000 विजिटर्स आ रहे हो यानी कि 1000 ट्रैफिक हम गेन कर रहे हो, तो एडसेंस हमें 1000 विजिटर्स के ऊपर $7 प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास यूएसए से ट्रैफिक आ रही है 22,000, तो 22,000 विजिटर्स के ऊपर एडसेंस हमें कितने पैसे जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कैलकुलेशंस की है कि 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो एडसेंस हमें $154 प्रोवाइड कर रहा होगा 22K ट्रैफिक के ऊपर। अब ये वेबसाइट एक मंथ के अंदर यूएसए से 22,000 ट्रैफिक जनरेट कर रही थी। इसका मतलब है कि 22,000 ट्रैफिक के बदले में एडसेंस हमें $154 मंथली बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक मंथ के अंदर ये वेबसाइट $154 जनरेट कर रही है। अगर पाकिस्तानी रुपीस में डॉलर का रेट देखा जाए तो 278 रुपीस का $1 है, तो 154 मल्टीप्लाई बाय 278 42,812 रुपीस हमारे पास बनते हैं, यानी कि मंथली बेसिस पर ये वेबसाइट पाकिस्तान के लिए 42,812 रुपीस जनरेट कर रही है। और इंडियन रुपीस के अंदर डॉलर का रेट है 83, तो 83 के साथ जब मैंने कैलकुलेशंस की तो ये वेबसाइट इंडियन रुपीस में 12,782 रुपीस अर्न कर रही है। और ये
$154 एडसेंस हमें मंथली प्रोवाइड कर रहा है। अब एड नेटवर्क के अंदर एडसेंस हमारे पास सबसे गंदा एड नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि एडसेंस हमें हमारे विजिटर्स के ऊपर सबसे कम कमीशन प्रोवाइड करता है। जबकि अगर हम अपने दूसरे एड नेटवर्क की तरफ मूव करें तो इज़ोइक हमें 1000 विजिटर्स के ऊपर $15 जनरेट करके देता है। और क्योंकि ये वेबसाइट 22,000 विजिटर्स ले रही थी, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास ये वेबसाइट $330 जनरेट कर रही है मंथली बेसिस पर इज़ोइक एड नेटवर्क के जरिए। तो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर अगर देखा जाए तो $330 हमारे पास 91,740 रुपीस बनते हैं। और अगर इंडियन रुपीस के अंदर देखा जाए तो $330 हमारे पास 27,639 रुपीस बनते हैं। और ये वेबसाइट मंथली बेसिस पर इतना कमीशन अर्न कर रही है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर ये वेबसाइट्स एड नेटवर्क के जरिए पैसे अर्न कर रही हो तो कितनी अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न कर रही होगी। हम बात करते हैं कि अगर ये वेबसाइट एफिलिएट प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही हो, जो कि ये कर भी रही है, तो उसके ऊपर ये कितनी अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न कर रहे होंगे। तो मैंने इस वेबसाइट को सैमरश के ऊपर ओपन किया। सैमरश में ओपन करने के बाद मैं ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर चला गया। ऑर्गेनिक रिसर्च में आने के बाद मैंने इस वेबसाइट के पेजेस को ओपन कर लिया। यहाँ पर पेजेस की ऑप्शन लिंक है, मैंने वहाँ पर आकर क्लिक कर दिया। तो अब सैमरश हमें इस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे हमारे पास इस वेबसाइट का एक पेज शो हो रहा है जिसके ऊपर 2.3K ट्रैफिक है। तो इस वेबसाइट के पेज को ओपन करते हैं। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्या इस पेज के ऊपर एफिलिएट प्रोडक्ट लिंक है कि नहीं। यहाँ पे इस आर्टिकल के स्टार्ट में ही इस राइटर ने मेंशन कर दिया है कि इस आर्टिकल के अंदर एफिलिएट प्रोडक्ट लिंक है, जिसका मतलब है कि हमें पता लग गया कि इस पेज के ऊपर एफिलिएट प्रोडक्ट लाजमन लिंक होंगे। तो उन एफिलिएट प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि इस पेज के बॉटम में राइटर ने डिफरेंट एफिलिएट प्रोडक्ट लिंक किए हुए हैं। अगर हम इनमें से एक भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो इसकी प्राइस तकरीबन है हमारे पास $14 और अमेज़न हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर तकरीबन 3% कमीशन प्रोवाइड करता है। वैसे तो अमेज़न के डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट कमीशन हैं, लेकिन एवरेजली अमेज़न हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर 3% कमीशन प्रोवाइड करता है। तो अगर इस प्रोडक्ट के लिए भी हम 3% कमीशन एज्यूम कर लें तो $14 का 3% हमारे पास बनता है 0.42 सेंट्स। अब इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर हमारे पास 2.3K ट्रैफिक आ रही थी, यानी कि 2300 ट्रैफिक आ रही थी। तो फर्ज कर लेते हैं कि उन 2300 ट्रैफिक में से सिर्फ 300 लोग इस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। अगर 300 लोग भी इस प्रोडक्ट को बाय करें तो हमारे पास तकरीबन $126 बनते हैं। तो इस वेबसाइट का ओनर इस वेबसाइट के सिर्फ एक पेज के ऊपर से सिर्फ एक प्रोडक्ट के जरिए $126 अर्न कर रहा है। अभी इसने इस वेबसाइट के पेज के ऊपर तकरीबन 6 प्रोडक्ट मेंशन की हुई हैं और इस तरह के तकरीबन 100 पेजेस मौजूद हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक पेज के ऊपर से ये एक प्रोडक्ट के जरिए $126 जनरेट कर सकता है अगर सिर्फ 300 लोग उस एक प्रोडक्ट को बाय कर लें। अभी तो ये सिर्फ एक पेज था और आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के तकरीबन 187 पेजेस हैं। तो 187 पेजेस के ऊपर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट लिंक होंगे हमारे पास और उनके ऊपर कितना डिफरेंट कमीशन होगा। और ये वेबसाइट ओनर उन सारी प्रोडक्ट के को अर्न करके तकरीबन $900 से $1000 प्लस जनरेट कर रहा होगा। तो आपने देखा कि ये वेबसाइट एड्स के जरिए और एफिलिएट प्रोडक्ट्स के जरिए कितना कमीशन अर्न कर रही है और किस हद तक अर्न कर रही है। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करने लग जाए तो आप उस वेबसाइट को फ्लिप कर किस हद तक पैसे कमा सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट या ब्लॉग किसी भी मोनेटाइजेशन मेथड के जरिए $300 अर्न कर लेता है और कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स तक $300 जैसे प्लस जनरेट करता है तो आप वो वेबसाइट $9,000 की फ्लिप कर सकते हैं। जी हाँ, $9,000 की फ्लिप कर सकते हैं और $9,000 पाकिस्तानी तकरीबन 25 लाख बनते हैं। अभी तो मैंने बात की कि अगर आप अपनी वेबसाइट से तकरीबन $300 जनरेट करने लग जाए तो उसकी क्या वर्थ बन जाती है। और ये वेबसाइट तो आपके सामने मौजूद है जो 300 या 1000 से भी प्लस डॉलर्स जनरेट कर रही है और इसकी क्या वर्थ होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको इस वेबसाइट की एज भी दिखाई थी। इस वेबसाइट पर अभी सिर्फ काम करते हुए इस राइटर को सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर इस वेबसाइट की अगर ये वर्थ है तो सोचें 2-3 सालों के बाद इस वेबसाइट की क्या वर्थ होगी। और देखा जाए तो अगर एक ब्लॉग आपका इतना इनकम जनरेट करने लग जाए और आप उसको फ्लिक कर दे तो आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम भी आ जाएगा और आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके 2 से 3 वेबसाइट इकट्ठे भी रन कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक डॉक्टर या इंजीनियर जितनी सैलरी आप घर बैठे हुए अपनी ही वेबसाइट पर काम करते हुए कमा सकते हैं। अब लेट मी आस्क यू, क्या ब्लॉगिंग की वर्थ है या नहीं? उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। तो बात कर लेते हैं उस बिगेस्ट मिस्टेक की जो अभी से पहले वाले ब्लॉगर्स करते आ रहे थे और मार्च अपडेट के बाद से
उन तमाम ब्लॉगर्स की वेबसाइट्स को गूगल ने डी रैंक कर दिया था। वेबसाइट ओनर्स की मिस्टेक सिर्फ यही थी कि उनका फोकस था कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स डाल के वो एड से रेवेन्यू जनरेट करवा लें या कमर्शियल आर्टिकल्स बुक करके एफिलिएट प्रोडक्ट्स के जरिए कमीशन अर्न कर लें। उन्होंने गूगल की नज़र में अपनी वेबसाइट को एक लेजिट बिजनेस साबित नहीं किया। अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स डालें इस नीयत से कि हम एड से पैसे कमा लेंगे या कमर्शियल आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पर लिंक कर दें इस नीयत के साथ कि हम एफिलिएट प्रोडक्ट्स के जरिए कमीशन अर्न कर लेंगे, तो गूगल ऐसी वेबसाइट्स को पसंद नहीं करता और गूगल ने ऐसी ही वेबसाइट्स को डाउन कर दिया। ऐसा हरगिज नहीं कि आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स और कमर्शियल आर्टिकल्स को पुट करके एड्स के जरिए और एफिलिएट प्रोडक्ट के जरिए कमीशन नहीं अर्न कर सकते। गूगल ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन जो साइट्स सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रही थी गूगल ने उनको डी रैंक किया। लेकिन जो साइट्स अपने आप को एक लेजिट बिजनेस शो कर रही थी और कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही थी उन साइट्स को गूगल ने डी रैंक बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन साइट्स को मार्च अपडेट के बाद से अच्छा खासा बूस्ट मिला। अब मैं आपको इसी वेबसाइट की मिसाल के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरह से इस वेबसाइट ने अपने आप को गूगल की नजर में एक लेजिट बिजनेस कंसीडर करवाया है। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट इसने प्रमोट नहीं किया, एफिलिएट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, ई कॉमर्स प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। इसने कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं की, ना ही ये अपनी वेबसाइट पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा क्या काम कर रहा है कि ये गूगल की नजर में एक लेजिट बिजनेस कंसीडर किया जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि अगर आप गूगल की नजर में अपने आप को एक लेजिट बिजनेस कंसीडर करवाना चाहते हैं तो आप कोई सर्विसेज ही प्रमोट करें या आपके पास कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट होना जरूरी है या कोई ना कोई डिजिटल प्रोडक्ट होना जरूरी है। अगर आप इस वेबसाइट पर देखें तो इस वेबसाइट ने अपने विजिटर्स को सिर्फ फ्री प्रिंटेबल्स प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से गूगल इसको एक लेजिट बिजनेस कंसीडर कर रहा है। यानी कि इस वेबसाइट को ऐसा कंसीडर कर रहा है कि जब भी कोई विजिटर इस पर आए तो उसको कोई ना कोई वैल्यू तो ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। सिर्फ यही वजह है कि इस वेबसाइट को गूगल एक लेजिट बिजनेस कंसीडर करता हुआ इस वेबसाइट को मार्च अपडेट के बाद से बूस्ट भी दे रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ फ्री प्रिंटेबल्स या कुछ भी ऐसी चीजें, कोई फ्री ई बुक वगैरह प्रोवाइड करके अपने आप को गूगल की नजर में एक लेजिट बिजनेस साबित कर सकते हैं। ये थी वो मिस्टेक्स जो मार्च अपडेट से पहले के ब्लॉगर्स परफॉर्म कर रहे थे, जिनकी वजह से गूगल ने इनकी वेबसाइट को डी रैंक कर दिया था। अब इस मिस्टेक को जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे और अपनी ब्लॉगिंग साइट को एक सक्सेसफुल साइट बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों में से अक्सर लोग बिगिनर्स हो और उनके ज़हनों में ये सवाल आए कि ठीक है भाई, ब्लॉगिंग की वर्थ का अंदाजा तो हो गया, लेकिन हमें तो ब्लॉगिंग की एबीसी भी नहीं आती, तो किस तरह से हम ब्लॉगिंग के प्रोफेशन में इन हो सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले आप कंटेंट राइटिंग के स्किल को सीख लें और फिर एसईओ के स्किल पर भी ग्रिप कर लें, क्योंकि यही वो दो स्किल्स हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉग रन करने के लिए चाहिए होंगे। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग लर्न करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर कंटेंट राइटिंग की एक बेहतरीन प्लेलिस्ट डाल चुका हूं और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि कंटेंट राइटिंग की इस प्लेलिस्ट को वॉच करने के बाद कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आपके ज़हनों में कोई सवाल नहीं रहेगा। तो हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलूंगा आपसे इन वीडियोस में।